हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 58वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप एक साथ सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति में या हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई थी, उस पर किस जानवर का निरूपण अर्थात जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, गाय। गाय का जो है निरूपण नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, जो मुहर और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई थी। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ, हिरन इत्यादि का निरूपण हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई थी, उस पर गाय का चित्रण नहीं किया गया था, किंतु हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ इत्यादि का उस पर जो है निरूपण किया गया था। तो ये जो है याद रखिएगा। गाय का जो महत्व है ये वैदिक काल में जो है प्राप्त होता है। तो गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। चनहुदड़ो, कूटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोहगौरा। देखिए, सोहगौरा जो है गोरखपुर में एक गांव है, गोरखपुर जो कि यूपी में है। और ये गोरखपुर का एक गांव है। यहाँ पर जो है मौर्य काल में एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। तो ये जो है मौर्य काल से संबंधित है, ना कि जो है हड़प्पा सभ्यता से। तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो स्थल हैं ये हड़प्पा सभ्यता से जो है संबंधित है। चलिए देखते हैं। देखिए, सोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक स्थित गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि सोगौरा से क्या प्राप्त हुआ था। तो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्नागार होने का जो है विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल हैं, तो इसको याद रखिएगा। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। और देसलपुर की बात करें, ये जो है देसलपुर नहीं है, देसलपुर है, देसलपुर, देसलपुर है। देसलपुर की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था? 1904 में पारित किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। और इसके पारित करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि जो गवर्नर जनरल थे और उनसे संबंधित जो घटनाएं घटित हुई थी, उसका इसमें कौन सा जो है सुमेलित है। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है सी, लॉर्ड एलन बरो और सिंध का विलय।
तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध का विलय हुआ था। और सिंध का विलय कब हुआ था? सिंध का विलय 1843 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सिंध का विलय 1843 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग था। और अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो अस्थाई बंदोबस्त का संबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। चलिए देखते हैं। देखिए, एलन बरो का शासनकाल 1842 से 1844 था। इसी के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो किसके द्वारा सहकारी कृषि का विरोध किया जा रहा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि के पक्ष में नहीं थे। चलिए देखते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली के आर्थिक विकास का विरोध किया था। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते हैं। अतः चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था? देखिए, नहीं जो शब्द है इसको जो है विशेष जो है ध्यान दिया कीजिए। आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और गलती करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा और केयरफुल्ली पढ़ा कीजिए। चलिए देखते हैं। तो बताइए, भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं था इनमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुफसली योजना। बाकी जो कार्यक्रम हैं ये तीनों कार्यक्रम भूमि सुधार से संबंधित हैं। जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है। बहुफसली योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी भारत में जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अर्थात जो है कुछ गिने चुने लोगों के पास भूमि का स्वामित्व था। देश को समृद्ध बनाने के लिए भूमि सुधार अति आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया कि जो निर्धारित सीमा थी उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भूमि अपने पास नहीं रख सकता था। काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, संसद द्वारा। देखिए, संसद द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग, यदि महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 56 में प्रावधान किया गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 56 में कि संविधान का यदि राष्ट्रपति अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। और यदि महाभियोग पारित हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि आप यूपीपीसीएस आरओ का पेड टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के दोनों सदनों को
राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में समान अधिकार है। क्या है? समान अधिकार है। इसलिए संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदस्य लगा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। तो ये जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। खास करके आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल को याद रखिएगा, आर्टिकल 61। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज टेलीग्राम पर लक्ष्य पीसीएस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।